इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉटनी के पोर्शन में आपको जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। तो मैंने फिर से सेम एक ही तरह कॉन्साइज कर दिया है सारी चीज़ों को। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपको जो देख के जाना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि बॉटनी में आप देखेंगे जो क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है उसका भी एक रिपीटेशन, जैसे मैंने जूलॉजी के अंदर भी जो वीडियो है उसमें भी बताया है। बॉटनी में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा एक आप कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं। जेनेटिक्स एक वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सो ये लास्ट 2025 से 2029 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस रिलेटेड आपका एक एनालिसिस आप बोल सकते हैं। सो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन 2025 में दो आया था, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा। सो 2 से 3 नंबर, कभी कभी 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जनरली 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है 2024 में। यहाँ पे भी आपको रिपीटेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो रिपीटेशन जहाँ से हैं आपको उस जगह को कवर करना है बहुत अच्छे से। अच्छा, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें भी हार्डी-विनबर्ग का आपका कंसेप्ट मिलेगा। जेनेटिक जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स पोर्शन, उसमें एलील फ्रीक्वेंसी, अब ऐसा नहीं कि कोरिलेट डायरेक्टली होगा। जनरली एलील फ्रीक्वेंसी पी क्यू का वैल्यू, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया, हार्डी-विनबर्ग का एलील फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन जेनेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें बनता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट बायोकेमिस्ट्री का एटीपी कैलकुलेशन, ये रहा 2 जगह जहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक है 2024 में, एक है 2022 में। फिर से आप देखिए 2025 में इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब यहाँ पे भी रिपीटेशन देख सकते हैं। 2024 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 22 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में भी 3 क्वेश्चन था, जिसमें बेसिकली जेनेटिक्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे 2 क्वेश्चन एलील फ्रीक्वेंसी एक निकालने के लिए दिया गया था। एंड क्रोमोसोम नंबर 2025 में, जैसे मैंने बताया, जेनेटिक्स ये सब रिपीट होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लीजिए, पहला है कि जेनेटिक्स टॉप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी, और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, बहुत फंडामेंटल है। मान लीजिए डाईहाइब्रिड क्रॉस है, और एक कभी कभी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स से सवाल पूछा गया है। अब ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स जनरली जो क्वेश्चन था वो था आपका यहाँ पे 2019 में। अब 2019 के बाद कुछ क्वेश्चन इस एरिया से नहीं आया है, जनरली वो जेनेटिक्स के प्रोबेबिलिटी में ही लिमिटेड था। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक बार ये कंसेप्ट आप देख के जाइए। CSR में आप ऑलरेडी करते हैं तो देखने में कुछ जाता नहीं है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का न्यूमेरिकल में जनरली वो लोग पूछते हैं कि मॉलिक्यूलर रेट ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूलर रेट 110, एक अमीनो एसिड का 110 डाल्टन है, तो इतने अमीनो एसिड है, कितने डाल्टन हो गए उसका मॉलिक्यूलर रेट। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस पोर्शन को आप मत छोड़िए। ये 4 टॉपिक आपके सामने मैंने इतना कॉन्साइज कर दिया है, काइंडली स्टिक टू दैट। 2021 में थोड़ा हटके एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके बारे में मैं बताऊँगा, स्पाइरल फाइलोटैक्सिस। अब ये क्या है? ये गोल्डन रेशियो करके चीज़ आता है, जिसमें जो नेचुरल चीज़ है जैसे फ्लावर, उसका रेशियो एक होता है, जैसे आपने देखा भी होगा जो ड्राइंग्स, ये गोल्डन रेशियो मेंटेन करके ताकि वो और अच्छा दिखे। सो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द टॉपिक 2021 में पूछा गया था। अगर 2026 में इस तरह का बार क्वेश्चन अगर आप देखें कि एकदम हटके हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं, पर सेम चीज़ कॉन्सेप्ट आपको 2-3 बार रिपीट होते हुए दिखेगा हर ऑल्टरनेट ईयर में। तो उस तरह का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए। 2 से 3 सवाल मेरे हिसाब से इस बार भी पूछे जाएगा 2026 में, आराम से आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं 2025 में क्या था। अच्छा, एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं इसलिए रखा हूँ 2025 वाला कंसेप्ट, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको लगेगा कि बहुत आसान है, पर गलती कहाँ पे होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, मैंने इसको एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। इन्हें जेनेटिक क्रॉस बिटवीन ए ट्रू ब्रीडिंग टॉल पेरेंट बियरिंग रेड फ्लावर, दो चीज़ हो गया। एक है रेड फ्लावर और टॉल पेरेंट, 2 कैरेक्टर हो गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ए ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ पेरेंट बियरिंग वाइट फ्लावर, ये भी हो गया। सो कहाँ कहाँ हो गया? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक टॉल पेरेंट एक डॉर्फ पेरेंट, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, रेड फ्लावर वाइट फ्लावर।
ओनली टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर्स आर ऑब्टेन इन द F1 पॉपुलेशन। ऑब्वियसली अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप जानते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर, ये जैसे आप क्रॉस करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, इसके बाद इफ़ वन, हाँ, द कॉन्सिडरिंग दिस टू ट्रेड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा। इफ़ वन टॉल इंडिविजुअल इज सिलेक्टेड फ्रॉम F2 population, the probability that it would be genotypically homozygous for plant height and make red flower is। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले आप अपने हिसाब से दिमाग लगाइए कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आपको देखना चाहिए, कौन कौन सा पोर्शन है यहाँ पे। पहला आप देखिए F2 जनरेशन, मतलब ये वाला F1 होगा, इसका सेल्फिंग कराएंगे तो F2 में आएगा। जैसे मैंने सिंपल क्या किया, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, सो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराएंगे। ऑब्वियसली जो प्लांट हाइट है इसके बारे में क्या पूछा गया है, होमोजाइगस फॉर प्लांट हाइट, होमोजाइगस फॉर प्लांट हाइट। तो अगर आप देखिए होमोजाइगस फॉर प्लांट हाइट का जो रेशियो है दैट इज़ 1/4। एंड इसमें आपको और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, रेड फ्लावर, रेड फ्लावर में कैपिटल आर स्मॉल आर होना चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये दोनों कंडीशन में आपका यहाँ पे रेड फ्लावर का कंडीशन आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, जो आपका प्रोबेबिलिटी है उस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला चीज़ यहाँ पे एक कंसेप्ट रिलाई होगा दैट इज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेग्रीगेशन हो गया अलग से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग टॉल इन F2, इफ़ वन टॉल इंडिविजुअल इज सिलेक्टेड फ्रॉम F2 पॉपुलेशन, उसमें क्या है। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँ, अब मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, ये हो गया एक पॉपुलेशन, अब इसका कैरेक्टर मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, और ये एक और पॉपुलेशन हो गया, ये दो पॉपुलेशन हो गया, जिसमें अब मान लीजिए कि आपका ये जो है ये रेड, ये मैं अगर मान लीजिए ये है आपका रेड प्लांट का पॉपुलेशन, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, और ये है आपका टॉल प्लांट का पॉपुलेशन। ठीक, ट्रू ब्रीडिंग टॉल पेरेंट बियरिंग रेड फ्लावर, ये भी होता है। और एक चीज़, अब इसके बीच में एक इंटरसेक्शन है, देखिए कुछ ऐसे भी हो सकता है जो बोथ रेड और टॉल होगा, तो ये रहा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। अब यहाँ पे जो पूछा गया था, आपने अगर F2 पॉपुलेशन में से एक टॉल इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है, तो टॉल इंडिविजुअल होने का आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉल इंडिविजुअल इज 3/4। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी जीनोटाइपिकली होमोजाइगस। अच्छा, इसमें भी और एक कंडीशन, टॉल है 3/4 पर होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी एक ही है, दैट इज़ 1/4। सो आप उसको भूल जाइए। अच्छा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, होमोजाइगस फॉर प्लांट हाइट, कैपिटल टी, बाकी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। सो मैं अगर इस सारे रेशियो को हटा देता हूँ, एक बार फिर से देखिए, तो मैं जैसे आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, एक पोर्शन है रेड, एक पोर्शन है टॉल हाइट के लिए, बीच में ये जो प्लांट्स हैं इसमें दोनों टॉल और रेड होगा कैरेक्टर, बाकी वाइट भी हो सकता है और रेड पेरेंट ड्वार्फ भी हो सकता है। इस वेन डायग्राम से ये पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे पूछा गया था कि अगर आप टॉल इंडिविजुअल का पॉपुलेशन उठाएं, खाली यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि कुछ भी उठा लीजिए, आप टॉल इंडिविजुअल का पॉपुलेशन अगर उठाएंगे, यहाँ पे आएगा एक कंसेप्ट दैट इज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहता है, एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं अगर डिस्क्राइब करूँ, आप क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट हैं, जिसमें 60 बॉयज़ हैं, 60 बॉयज़ हैं, और 60 बॉयज़ में 20 बच्चों ने चश्मा लगा के रखा है, वेयर ग्लासेस। अब क्वेश्चन अगर पूछा कि हाउ मेनी और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज़ विद ग्लासेस, तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज़ विद ग्लासेस, 20 बॉयज़ वेयर ग्लास, 20/100, यही तो पूछेगा। पर आपको अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, इफ़ ए स्टूडेंट इज नोन टू बी ए बॉय व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ही वेयर्स द ग्लासेस, 60 में से 20, ये हो जाएगा 20/60। दो कंडीशन में बता रहा हूँ। आप अगर रैंडम पूछ ले 100 लोगों में कितने लोग चश्मा पहनते हैं, 20 लोग, 20 लड़के चश्मा पहनते हैं,
यहाँ पे ये पूछे पहले कंडीशन आपको बता दे, मैं खाली बॉय को उठाऊंगा, उसमें से कितने लोगों ने चश्मा पहना है। सेम यहाँ पे अगर आपको पूछा गया यहाँ पे कि आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी है, सो द प्रोबेबिलिटी इज कंसेप्चुअल। अगर आप सोचिए probability that the selected tall plant is genotypically homozygous for height capital T and for red flower that is capital R के साथ और एक चीज़ होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखा कैपिटल टी एंड रेड स्लैश टॉल, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, अगर आप सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 3/16 आंसर गलत आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो है इसको आपको 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल। इसे यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सपोज मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए बाई बी, इसका ऐसे फॉर्मूला आता है, ए बाई बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो रेशियो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा गया, कैपिटल टी एंड रेड, किस में से, टॉल में से। यहाँ पे जैसे मैंने बोला 60 बॉयज़ में से कितने लोगों ने चश्मा पहना, दो कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। 20 में से 100 लोग चश्मा, 100 में से 20 लोग चश्मा पहनते हैं, बट 60 बॉयज़ में से 20 लोग चश्मा पहनते हैं, तो रेशियो अलग अलग हो। ऑब्वियसली यहाँ पे सेम कंसेप्ट पूछा गया था कि आपको ये बताना है अगर हमें टॉल इंडिविजुअल को सिलेक्ट करो, उसमें से होमोजाइगस फॉर प्लांट हाइट एंड रेड फ्लावर बनाएगा कौन, कितने। तो ये रहा आपका आंसर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको डाल के रखा है, जैसे ये यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड सिलेक्शन में। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अगर आप और समझना चाहते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा गया था 2025 में, if an egg cell of a diploid plant species has 10 chromosome, the expected number of chromosome in a double trisomic somatic cell of this species would be। ये रहा क्वेश्चन। 2029 में अगर आप देखेंगे, कुछ नहीं करना है, आप कुछ साल पीछे चले जाइए। 2029 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे फिर से क्रोमोसोम नंबर बता दिया गया, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल इन ए डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल विल बी। यहाँ पे मोनोसोमी पूछा था, यहाँ पे ट्राइसोमी पूछा है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। आप ये ध्यान रखिए, इफ ए एग सेल ऑफ ए डिप्लॉयड प्लांट स्पीसीज हैज 10 क्रोमोसोम, तो डिप्लॉयड प्लांट स्पीसीज हैज 10 क्रोमोसोम, द एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डबल ट्राइसोमिक सोमैटिक सेल विल बी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 10 क्रोमोसोम है, तो डिप्लॉयड प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट स्पीसीज है 10 क्रोमोसोम। अगर आप मोनोसोमी के ट्राइसोमी के बारे में बात करें, 2n+1+1 कंडीशन, डबल ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मतलब 2n+1 और डबल ट्राइसोमी 2n+1+1। अब यहाँ पे एक चीज़ मत गलती करिए, 10 क्रोमोसोम लेके आप डायरेक्ट करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर +2 करना पड़ेगा। ये रहा आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ दिस ट्राइसोमिक सोमैटिक सेल ऑफ द स्पीसीज। यहाँ पे सेम, यहाँ पे ऑलरेडी 2n=16 है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल इन ए डबल मोनोसोमिक क्रोमोसोम दैट विल बी 16 - 2 14। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। ये क्या क्या, जैसे मोनोसोमी और ट्राइसोमी के केस में क्या होता है, ये पॉइंट्स आपको काम में आ जाएगा। और ये अगर आप देख सकते हैं लगभग कुछ साल बाद ही रिपीटेशन हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन फिर से बनने का एक चांसेस रह जाता है। गेट 2024 में मैंने बात किया था कि एक बायोकेमिस्ट्री बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाता है, केल्विन बेंसल साइकिल से क्वेश्चन उठाया गया था। ये रहा 6, इसका आंसर होगा, ये फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 9 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड कितने NDP चाहिए, एक नंबर का क्वेश्चन था ऐसे ही। अच्छा, और 2-4 जेनेटिक्स वाला प्रोबेबिलिटी आप समझ लेते हैं। ये एक पैटर्न है, आप देख पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है। सो इन ए जेनेटिक क्रॉस बिटवीन 2 प्यूरलाइन पेरेंट डिफरिंग इन 2 इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटिंग ट्रैट, ऑब्वियसली ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। प्लांट हाइट टॉल वर्सेस डॉर्फ एंड फ्लावर कलर पर्पल वर्सेस वाइट, ऑल द एफेंट प्लांट्स वर टॉल विथ पर्पल फ्लावर।
F1 क्रॉस किया तो टॉल एंड पर्पल ये रहा F1 फलन। अब मैं टेस्ट क्रॉस कराऊंगा किसके साथ, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए क्या करा रहा है। अगर टेस्ट क्रॉस करा है तो रिसेसिव पेरेंट के साथ होगा। हम लोग जानते हैं टेस्ट क्रॉस में 1:1 रेशियो होता है, तो हर एक रेशियो कुछ भी पूछ ले, एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ डॉर पेरेंट विल बी 25 विथ पर्पल फ्लावर। अगर आप करके देखना चाहते हैं, ये रहा आपका आंसर। मैं टेस्ट क्रॉस देख के बाद में देखा, टेस्ट क्रॉस का 1:1 ऐसे बाद में क्लिक हुआ, मैंने एकदम डायरेक्टली कर लिया है। आप ये ब्लाइंड ट्रस्ट अपने कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, अगर आप वेरीफाई कर लेंगे तो और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सो 25% विल बी द आंसर। 25 लिखना है, परसेंटेज इन इंटीजर 25 साइड में बता दिया गया है, इंटीजर में आंसर आएगा 25। तो ये पॉइंट एक हो गया। बस आगे बढ़ते हैं और एक, तो हमने एक बात किया प्रोबेबिलिटी में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्रोमोसोम वाला कंसेप्ट की मोनोसोमी हो गया या डबल ट्राइजोमी हो गया, कुछ भी हो गया चेंजेस, तो क्या होगा उसमें। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, इसमें आप ध्यान देते हैं। एमिनो एसिड बेस्ड न्यूक्लियोटाइड पूछ लेते हैं। सभी को पता आता है कि जो आपका कोडोन ट्रिपलेट है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बता रहा था कि जूलॉजी में भी ये सब क्वेश्चन फंस जाता है। 800 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड इनकोड्स ए प्रोटीन ऑफ 160 अमीनो एसिड। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि आप जो एमआरएनए हैं, एमआरएनए में कुछ 5 प्राइम 3 प्राइम यूटीआर हैं, जिसके बारे में नीचे भी आप देख पाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन बना भी है। 2024 का सवाल है। 160 अमीनो एसिड, तो 160 अमीनो एसिड इंटू 3 दैट इज़ 480 क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, CDS कोडिंग सीक्वेंस, जिसमें खाली प्रोटीन कोड होता है, दैट इज़ इंट्रॉन एक्सॉन, ये इंट्रॉन हटा के बस, दैट इज़ 480 न्यूक्लियोटाइड। अब और एक है स्टॉप कोडॉन, जिसको आपको ऐड करना है 483 विल बी द आंसर। CDS मतलब कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द mRNA। दूसरा 2022 में 20 में देखिए रिपीटेशन कितना हो रहा है, 2 साल बाद क्वेश्चन आ रहा है, तो 26 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसको आपको करके जाना है, आपका काम बन जाएगा। हाइपोथेटिकल प्लूरल प्रोटीन ADSH22, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए इस इन्फॉर्मेशन को। द लेंथ ऑफ ए मैच्योर mRNA इज 2150 न्यूक्लियोटाइड। 2150 न्यूक्लियोटाइड पहला इन्फॉर्मेशन आ गया हमारे पास। 270 न्यूक्लियोटाइड ऑफ 5 प्राइम UTR। ऑब्वियसली जैसे हमने बात किया प्लांट है तो यूकैरियोट्स हैं, कुछ UTRs रह जाएंगे। 200 न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम UTR, तो 200 और 270 470 न्यूक्लियोटाइड आपको माइनस करना पड़ेगा। कहाँ से, 2150 से 1680 न्यूक्लियोटाइड हो गया आपका। ये है आपका जो mRNA से जो प्रोटीन बनेगा उस पार्ट में। अब इसमें क्या है, आपको हम 3 से डिवाइड कर दीजिए, 560 अमीनो एसिड का हो गया। अब एक अमीनो एसिड 115 डाल्टन का है, सो कितने मॉलिक्यूलर वेट होगा, 115 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64,400 डाल्टन में आएगा, जो अप्रॉक्स 64.4 और 64 किलो डाल्टन में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है इस डायरेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना है, आपको कन्वर्ट करना है कितने अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दे के रखा है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए 110 डाल्टन का है। 1353 न्यूक्लियोटाइड का है, ओपन रीडिंग फ्रेम 110 डाल्टन का है, तो 3 से मैंने डिवाइड किया, 451 अमीनो एसिड 110 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा डाल्टन में आंसर आ गया 49.6, दैट इज अप्रॉक्स 50 किलो डाल्टन आंसर आ गया। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल, तो मैंने 50 राउंड ऑफ कर दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन 2-3 सवाल आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट 2023 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी देखिए मैंने पहली बार मैं भी कर रहा हूँ, बॉटनी मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया है, ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड है भी नहीं, बट जेनेटिक्स का कंसेप्ट तो सबको आता है, तो इसलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ आप सभी को, आपको काम में आ जाएगा। जूलॉजी में पूछ ले, बायोकेमिस्ट्री में पूछ ले, कहीं पर भी पूछ ले, आपका काम आ जाएगा। So in a diploid angiosperm species, flower color is regulated by the gene R. Capital N R, capital R, capital R, small r genotype produce red flower. Very good, कोई दिक्कत नहीं है. Whereas small r produce white flower. If two individual plants are randomly selected from a large segregating population of genetic cross between capital R and small r, the probability of both plant producing red flower will be. अब आपको लगेगा ये क्या पूछ लिया, लार्ज सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ऑफ ए जेनेटिक क्रॉस। यहाँ पे आता है फिर से आपका कंसेप्ट, लार्ज सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन मतलब आपका F2 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो
बोथ द पेरेंट बोथ प्रोबेबिलिटी बोथ द प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर, तो ऑब्वियसली कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर 1:2:1 सेम। यहाँ पे 3/4 आपका रेशियो होगा, सो 3/4 इंटू 3/4, एक है कैपिटल आर स्मॉल आर रेड फ्लावर, दोनों पेरेंट का होगा तो बोथ आर रेड होगा, 3/4 इंटू 3/4 दैट इज़ 9/16, 0.56 इसका आंसर आ जाएगा। व्हाइट फ्लावर रेड फ्लावर, बोथ पेरेंट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर, ई विल बी ऑब्वियसली कैपिटल आर 3/4 एक पेरेंट का हो गया और एक पेरेंट का 3/4 हो गया, ऑब्वियसली दोनों इंडिपेंडेंट है, 9/16 आ गया आपका आंसर दैट इज़ 0.56। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ध्यान रखिए। अच्छा, और इस तरह का और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने करके रखा है, PDF भी शेयर हो जाएगा। इसको मैं बता रहा था, ये देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोसोमल एलील ए एंड ए आर पी एंड क्यू यहाँ पे दे दिया गया है। ए इज डोमिनेंट ओवर ए यूजिंग एजम्पशन ऑफ रैंडम मेटिंग, द मीटिंग फ्रीक्वेंसी अमंग डोमिनेंट पेरेंट विल बी। इस तरह का एलील फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट जैसे मैंने बताया आपके लिए, आप सॉल्व कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा ये। अच्छा, और जैसे ये बायोकेमिस्ट्री वाला और एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था 2021 में, जो आउट ऑफ द बॉक्स था ये रहा, स्पाइरल फाइलोटैक्सिस वाला ये रहा। आपको पूछा गया था कि गोल्डन एंगल का, तो आप ध्यान रखिए, रेशियो याद रखिए, ये -137.5 इसका आंसर होगा। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट भी दिख जाएगा कि गोल्डन एंगल रेशियो क्या होता है, मैथमेटिकली प्रूवन है, इसका कुछ अलग ऑल्टरनेट नहीं होता, -137.5 विल बी द आंसर, ध्यान रखिए इसको। अच्छा, और कुछ जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन, ये हार्डिनबर्ग रिलेटेड और एक कुछ सवाल पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था फ्रीक्वेंसी ऑफ आर एलील, तो 6:3:1 परसेंटेज के हिसाब से, तो 60, 30 और 10 क्या होगा, रेशियो ऑफ रेड विंग एंड व्हाइट फ्लावर। सो आर है स्मॉल आर एलील का फ्रीक्वेंसी आप जैसे 2 इंटू आप जैसे 2:30 इंटू जो हेट्रो जाएगा सर 2:10 + 30 डिवाइडेड बाई 2:n, जितने नंबर 200 से डिवाइड होगा, सो आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है गेट 2021 का एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे था, मैं खुद कर रहा था, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। डबल होमोजाइगस म्यूटेंट डेवलप ग्रीन एंड रिंकल सीड्स, इट was crossed with a true breeding plant having yellow and round seed. All the F1 plant developed yellow round seed. After cell fertilization of F1, the calculated percentage probability of plant with green and wrinkle seed in the F2 population. F1 population यहाँ पे आ गया, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इसको आपने सेल्फिंग करा दिया, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। सो मैंने चुपचाप रेशियो निकाल लिया, 1/4 इंटू 1/4 दैट इज़ 1/16, 0.0625 विल बी द आंसर। यहाँ पे भी मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, सिंपल प्रोबेबिलिटी का रूल। आपको ध्यान रखना है कि रेशियो आप लिख के एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और आपको रफ सीट जब दिया जाता है इस तरह का सवाल, गलती होने से बचने के लिए आपको सिंपल एक करके देख लेना है, वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक कर लेना है, तो आपका गलती नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे जो बात कर रहा था मैं, दैट इज़ अबाउट जो आपका क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स वाला पार्ट है। यहाँ पे पूछा गया था 2019 में एक क्वेश्चन, उसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं था। अब 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे ये था कि अ प्लांट वेट इज डिटरमाइंड अ पेयर ऑफ एलील। इस तरह का क्वेश्चन का शुरुआत भी ऐसे ही होता है, ये पेयर ऑफ एलील बोल देगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। अब इक्वल एंड एडिटिव इफेक्ट, यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है। ऑब्वियसली दो गैमेट दो डोमिनेंट रहेगा तो दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे उस हाइट हो, प्लांट वेट हो, उसके लिए। यहाँ पे जैसे वेट वाले से पूछा था, द रिसेसिव एलील डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्लांट वेट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स विद जीनोटाइप ए एंड बीबी आर 1 ग्राम इन वेट। तो ये जो आपका, अगर उसके पास कुछ डोमिनेंट एलील नहीं रहेगा फिर भी वो प्लांट रहेगा ना, पूरा अगर रिसेसिव एलील है तो 1 कंट्रीब्यूट करता है। सो आप ध्यान रखिए, इस तरह का जो सवाल है इसमें ये पोर्शन मेंशन कर दिया जाता है कि आपका जो, अगर मान लीजिए पूरा अगर जीनोटाइप डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट 3.4 ग्राम है, प्लांट विद जीनोटाइप ए बी बी इज क्रॉस, तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। ये है F1 प्रोजेनी। हम लोग जानते हैं 3.4 ग्राम था, उसमें से अब अगर हटाइए कि ये टोटल वेट जो होगा प्लांट का विदाउट, अगर आप ये अगर कंसिडर करेंगे कि बेसिक जो वेट है दैट इज़ 1 ग्राम, अगर कुछ भी नहीं है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर, फिर भी प्लांट का वेट होगा 1 ग्राम।
तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, तो 2.4 आ गया। 2.4 4 एलील कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे, 4/2.4 दैट इज़ 0.6 आंसर। अब यहाँ पे जो आपका F1 में प्रोजेनी आया उसमें 2 A एंड B आर डोमिनेंट, 2 इंटू 0.6 दैट इज़ 1.2। तो ये 1.2 A एंड B। अच्छा स्मॉल और दो हैं कि आपका जो बेस वेट है वो भी ऐड होगा, 1.2 प्लस 1 दैट इज़ 2.2 विल बी द आंसर। जैसे मैंने फिर से आपके लिए इस तरह का प्रैक्टिस सेट भी बना दिया है यहाँ पे, जैसे क्वांटिटेटिव, ये जैसे यहाँ पे मैंने, हाँ ये जैसे वो क्वांटिटेटिव टेस्ट इज कंट्रोल बाय 2 एडिटिव लोकाई A and B, द जीनोटाइप AB हैज़ 10 यूनिट्स एंड कैपिटल A कैपिटल B हैज़ 18 यूनिट, which is the trade value of AB। से 18 माइनस 10 डिवाइड 8 बाई 4 एलील हैं तो 2 करके यूनिट होगा, 2 2 4, 4 और बैकग्राउंड में 10 होगा, 14 हो जाएगा। सो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे अगर ये होगा तो ये कैरेक्टर इसमें एक आता है, तो इसे 4 प्लस बाकी जो बैकग्राउंड होगा वो ऐड होगा। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एप्टिव इंडिविजुअल विल हैव द सेम फेनोटाइपिक वैल्यू एंड OV1। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे 25 क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन। और लास्ट एक 2019 में भी जैसे मैंने बात किया था, एक 12 क्रोमोसोम है G1 में, ये सेम जूलॉजी वाला कंसेप्ट आ जाता है। इस फेज़ में इतने थे तो डबल हो जाएंगे ऑब्वियसली, इस फेज़ में G1 में 12 हैं तो इस फेज़ में डबल होकर 24 होगा। उसके बाद एनाफेज 1 और मियोसिस फिर से हाफ हो जाएगा, 12 नंबर हो जाएगा। एनाफेज 1 हो गया 12, तो ये, और अगर मियोसिस 2 होगा तो उसमें 6 6 करके हो जाएगा 2n, तो 2n फिर से 2n से 2n फिर n करके मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो ये रहा होल समरी। ये चार्ट फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किया और क्या चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइसेस आपके लिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा। थैंक यू।